हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एसी वोल्टेज अगर हम लोग एक सीरीज एलसीआर सर्किट पे अप्लाई करेंगे तो उसका चेंज कैसा आएगा, उसे कैलकुलेशन भी हम लोग किए थे, फेजर डायग्राम के हेल्प लेकर एनालिटिकल सॉल्यूशन भी किए थे। तो आज हम लोग करते हैं ये रेजोनेंस और एलसीआर सर्किट का जो था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर का जहां पे एंड हुआ और इस लेक्चर का वही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हो वो कार्ड पे लिंक मिल जाएगा, पहले वो लेक्चर देख लो तो ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी एक टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है? रेजोनेंस क्या है? The phenomenon of resonance is common among the system having the tendency to oscillate at a particular frequency. तो what is resonance? तो resonance क्या है? The resonance is a common among the system which have a tendency to oscillate at a particular frequency. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बीच में रख के ये ऑसिलेट होगा। ऐसे ऊपर भी जा सकते, नीचे आ सकते, ऊपर जा सकते, नीचे आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक ये पेंडुलम एक ऑसिलेशन होता है वहां पर भी। और एक एग्जांपल ले लो, एक साइन वेव, कॉस वेव, साइनसॉइडल वेव, ऑल आर टेंडेंसी टू ऑसिलेट। एक मिडिल में रख के वो ऑसिलेट होता है, ठीक है? मतलब जो टेंडेंसी रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रेजोनेंस, ठीक है? अब दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो जो मिडिल में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा जिसका बेस करके ये मिडिल फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव चला गया फिर नेगेटिव आ गया, ये मिडिल वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसका बेस करके अप्स एंड डाउन्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो रेजोनेंस क्या इज अ कॉमन अमंग द सिस्टम टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। द टेंडेंसी is a tendency to oscillate at a particular frequency, ठीक है? तो पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि अगर एक एसी वोल्टेज सोर्स अगर हम लोग एक एलसीआर सर्किट पे अप्लाई करेंगे, एल सी और यहां पे दे देते हैं हम लोग एक आर, ये एल सी और ये वाला वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज आएगा। तो चेंज आने के बाद क्या मिला था? एक v क्या था? v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी वोल्टेज सोर्स। जो पिक करंट क्या निकला था? आई एम। तो पिक करंट निकला था वी एम, वोल्टेज सोर्स का पिक करंट ओवर इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, दैट्स द इंपीडेंस पार्ट। तो ये वाला हो गया Z, Z is called the impedance and XC क्या था? XC is a capacitive reactance। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 ओवर ओमेगा C से, C is the capacitance, yes ये कैपेसिटेंस। और एक सेल क्या है? एक सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल। सो अगर हम लोग एक एलसीआर सर्किट पे अगर रेजोनेंस चेक करेंगे तो क्या होगा? एक सर्टेन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेट करेगा, टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे तीनों डिवाइस है, क्या है? इंडक्टर, एक कैपेसिटर, दूसरा तीसरा है रेजिस्टर। तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एल एंड सी ये दो फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करता है। देखो ओमेगा ओमेगा, और वी का क्या था? वी का पूरा तो सॉरी आर का था तो वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। जेड पी है इंपीडेंस, ये भी बिहेव एज ए रेजिस्टेंस, इसका भी ऐसे यूनिट ओम्स ही है।
सो फाइनली क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं Vm over Z. सो एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहां पे मिलेगा? देखो, ये रेजोनेटिंग मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी मिलेगा अगर हम लोग इन दोनों को एक C और माइनस XL, सो एक C इक्वल टू XL हो जाए तो, इफ एक C इक्वल टू XL, सो क्या मिलेगा? सो IM, ये IM का जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, IM इक्वल टू क्या होगा? Vm, और नीचे वाले जो पोर्शन में है ना, ये टोटल टर्म, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक C इक्वल टू XL है. सो क्या निकलेगा? जस्ट ओनली R, जस्ट ओनली R रह जाएगा. ठीक है. और एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? एक C इक्वल टू क्या होगा? एट रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज एक C इक्वल टू XL, तो एक C क्या होता है? 1 ओवर ओमेगा नॉट C. हमने क्या दिया? ओमेगा नॉट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो बेस करके वो ऑसिलेट होगा. दैट इज ऑल्सो द ओमेगा नॉट L. सो फाइनली क्या मिलेगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर, इधर भेज दिया, LC ओमेगा नॉट दैट इज 1 ओवर रूट ओवर ऑफ L एंड C. सो ओमेगा नॉट क्या निकला? ओमेगा नॉट इज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ओवर LC. ठीक है. तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या निकलेगा? देखो, अगर हम लोग यहां पे इसको प्लॉट करते हैं, बहुत ही इजी प्लॉट है. किसके साथ किसका करेंगे? IM मैक्सिमम करंट इन एम्पियर, उसको y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे दे दिया, ओमेगा, ओमेगा को इधर दे दिया रैड पर सेकेंड, ओमेगा का इसे लिखते हैं रैड पर सेकेंड, रेडियन. सो देखो, ओमेगा अगर इस पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एट ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट O से, ठीक है, सो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा. सो मैक्सिमम करंट कहां पे आएगा? यहां पे. तो यहां पे क्या आएगा? ओमेगा नॉट. ठीक है. और ये हो गया हाई मैक्स. सो मैक्सिमम करंट कब आएगा? ये वाला हो जाएगा I. अगर हम लोग इसको मैक्स लिख देते हैं तो क्या आएगा? मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू रेजिस्टर. तो देखो, अगर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो हो जाएगा? LCR, सीरीज LCR सर्किट में रेजिस्टर से फ्लो हो जाएगा. ठीक है. तो ये निकल गया IM मैक्स. सो ये ओमेगा नॉट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोग एक डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लो रेजिस्टेंस जस्ट सिंपल 200 ओम्स, जस्ट एग्जांपल, बुक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक्स में जो एग्जांपल है वही देख लेते हैं. R है 200 ओम्स, L का वैल्यू गिवन है, L है 1 मिली हेनरी एंड C है 1 नैनोफैराड. ठीक है. सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा नॉट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी that is equal to 1 over रूट ओवर, ये R के वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. देखो, जस्ट ओनली डिपेंड ऑन L एंड C.
तो एल का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 मिली हेनरी मीन्स 1 into 10 to the power minus 3 and capacitance is 1 nanofarad, 1 into 10 to the power minus 9 farad, ये देने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 into 10 to the power 6, 10 to the power 6, क्यों, क्योंकि आ जाएगा नीचे में 10 to the power minus 12, अगर उसका रूट करेंगे तो आएगा 10 to the power minus 6, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, सो 1 into 10 to the power 6, ये हो गया रैड पर सेकेंड। ठीक है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मिला 1 into 10 to the power 6 रैड पर सेकेंड। क्लियर हो गया। सो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है हमने तो कैलकुलेट कर लिया, ग्राफ कैसे होगा वो भी हमने देख लिया। ठीक है, सो द रेजोनेंट सर्किट मतलब ये सीरीज एलसीएस सर्किट इज अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। तो क्या क्या एप्लीकेशन है, द ट्यूनिंग मैकेनिज्म, जो ट्यूनिंग करने का जो मैकेनिज्म होता है ना, पहले जो रेडियो का ट्यून होता है लाइक 98.3 मेगाहर्ट्ज में रेडियो मिर्ची चलता है, और भी बहुत सारे रेडियो स्टेशन होता है, वहां पे देखना ट्यून करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। मोबाइल में आता है और रेडियो जो बॉक्स है वहां पर भी हम चेक कर सकते हैं, हम लोग ट्यून करते हैं ना घुमा घुमा के, उसको ट्यून करना पड़ता है। टीवी में जो ट्यूनिंग होता है हर एक चैनल का हर एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसको मैच करना पड़ता है। द ट्यूनिंग मैकेनिज्म रेडियो टीवी वो बेसिक कुछ भी नहीं है कि एक सीरीज एलसीएस सर्किट, और उसको एल एंड सी ये दो को चेंज करते हुए हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, कभी 98.3 कभी 93.4, और जैसा बहुत सारा रेडियो स्टेशन है वैसे ही हम लोग उसको सेट करते हैं। ठीक है, द एंटेना रेडियो एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग, तो एंटेना क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है। 98.3 पे रेडियो मिर्ची चलता है, ठीक है, हम लोग अगर 98.3 को अगर सेट कर देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है मेरा ट्यूनिंग करने का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो रेडियो मिर्ची चला, तो उसका फ्रीक्वेंसी के साथ अगर 93 पॉइंट समथिंग XYZ अगर रेडियो स्टेशन था वहां पर चला गया, उसको भी लिंक कर दिया मैंने। ठीक है, सो ट्यूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ब्रॉडकास्टिंग द सिग्नल पिक अप फ्रॉम एंटेना द सोर्स। एंटेना क्या करता है, वो सिग्नल को सोर्स से रिसीव करता है। ठीक है, सोर्स मींस जहां पे रेडियो स्टेशन है वहां से रिसीव करता है। बहुत सारा फ्रीक्वेंसी होता है, एक ही रेडियो स्टेशन तो नहीं होता, बहुत सारे रेडियो स्टेशन, बहुत सारे टीवी चैनल भी होता है। बट हियर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, अगर हमको एक ही पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन सुनना है ना तो हम लोग को ट्यून करना होगा उस सोर्स सिग्नल के साथ। हम लोग का जो डिवाइस का जो फ्रीक्वेंसी है मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या होना पड़ेगा रेडियो मिर्ची सुनने के लिए, 98.3 मेगाहर्ट्ज, तभी हम लोग रेडियो मिर्ची सुन पाएंगे। अगर XYZ कुछ रेडियो स्टेशन का सुनने के लिए लगा लाइक 94.3 सम लाइक रेड एफएम मेगाहर्ट्ज, इसका भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो ट्यूनिंग द कैपेबल लाइक ए कैपेसिटर, द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर, कैपेबल करते हैं एक लॉन्ग रेंज ब्रॉडकास्टिंग रेंज होता है हम लोग। The capacitor is a tuning circuit such that the resonant frequency in the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received. So resonant frequency is equal to the radio station signal, signal receive कर रहे हैं एंटेना से equal होना पड़ेगा। When this happens, the amplitude of the current in the frequency, the signal is a particular radio station, the circuit is maximum. तो क्या होगा, करंट का जो वैल्यू आएगा वो मैक्स हो जाएगा। देखो क्यों, देखो अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 98.3 हो जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू मैक्स हो जाएगा। अब करंट का वैल्यू मैक्स हो जाए तो हम लोग उसी रेडियो स्टेशन को सुन पाएंगे। It is important to note that the resonance phenomena is exhibited by a circuit not only if both L and C are present. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर L and C ये दो डिवाइस, L मींस इंडक्टर, C मींस कैपेसिटर, ये दो अगर प्रेजेंट रहेगा एक सर्किट में
तभी हम लोग वो ट्यूनिंग सर्किट बना सकते हैं। मींस जो ट्यून करते हैं ना वो ट्यून बनेगा, क्योंकि बस ये दो में से रहना पड़ेगा, इन दो को, बोथ एल एंड सी। आर से तो आर के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, मैंने देख लिया। एट रेजोनेंस क्या होता है, सो एट रेजोनेंस XC इक्वल टू XL, ठीक है। सो एंड वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसिल ईच अदर। सो अगर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, दो कैंसिल ईच आउट हो जाएगा, कैंसिल ईच अदर। एंड बोथ द फेस, वो भी फेस क्या, बीइंग आउट ऑफ फेस, फेस भी चेंज हो जाएगा। मींस दैट वी कैन नॉट हैव द रेजोनेंस एट ए LR एंड LC सर्किट। क्योंकि देखो अगर हम लोग RL और RC क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि R तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, बोथ L एंड C तभी कैंसिल आउट होगा दो फेस। देखो एक फेज वेक्टर था ना, फेजर वेक्टर, एल इस तरफ था, सी नीचे की तरफ था पिछले लेक्चर में, तो दोनों क्या हो गया 180। देखो एक इस तरफ एक इस तरफ, अगर वेक्टर नोटेशन देंगे तो दो क्या होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। इसलिए हम लोग आर अकेला कुछ नहीं कर पाए, आर एल आर सी कुछ नहीं होगा, एल और सी दोनों को रखना पड़ेगा, तभी एक सी इक्वल टू एक्स एल होगा, राइट। नेक्स्ट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का शार्पनेस मतलब मींस ये देख लो, ये वाला का बहुत शार्प होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो और कलर से करें, ब्लू कलर से करते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब शार्पनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 98.3 की जगह 98.4 भी चला देंगे फिर भी रेडियो में ही चलेगा, या 98.3 की जगह 2 दे देते हैं फिर भी चलता है, रेडियो स्टेशन चलेगा, बट उतना क्लियर नहीं आएगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड और नॉइज आ जाएगा, ठीक है। तो शार्पनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, शार्पनेस कैसे कैलकुलेट करें, कितना शार्प होगा, ठीक है। इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं। अगर नोट कर लेना, ठीक है, एक बार पूरा लेक्चर देख लो, फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट करके ये पूरा वीडियो को पॉज करके नोट जरूर बना लेना, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूं इस पोर्शन को। ऑफ रेजोनेंस, सो आई एम क्या निकला था, वी एम रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स सी क्या था, एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। सो अगर हम लोग एक काम कर लेते हैं, वी आर स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेके बाहर भेज देते हैं, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बना देते हैं, सेम ही रहेगा, ठीक है। सो वी एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल मीन्स क्या है, ओमेगा एल, और एक्स सी ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ओवर रूट ओवर एलसी, दैट्स द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तब करंट का वैल्यू क्या होगा, तब करंट का वैल्यू मैक्स आएगा, इस पॉइंट मैक्स करंट। सो मैक्स करंट इज आई मैक्स दैट इज इक्वल टू वी एम ओवर जेड, और जेड और ओमेगा एल एंड ओमेगा सी दोनों कट हो जाएगा, तो जेड दैट इज आल्सो इक्वल टू आर। सो यहाँ पे जेड को हटा के हमने आर ही लिख दिया, क्योंकि ये दो कट हो जाएगा, जस्ट ओनली आर का स्क्वायर रूट बच जाएगा, तो दोनों रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट ईच अदर, सो वी1 ओवर आर, ठीक है। सो अगर यहां पे देखो
हम लोग क्या करेंगे, शार्पनेस को कैलकुलेट करने के लिए इसी डायग्राम पे थोड़ा सा डायग्राम को इजी बना लेते हैं। लाइक व्हाइट कलर का जो था वही रहने देते हैं। ये यूज कर दिया यहाँ से। देख यहाँ पे क्या होगा, ये तो आई एम, इस पॉइंट पे क्या आएगा, आई एम मैक्स टॉप पॉइंट में, ठीक है। तो देखो हम लोग ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है मैक्सिमम जो करंट है उसका साथ अगर हम लोग 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। अब ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, the root mean square I RMS is equal to I m max I max over root 2, मतलब रूट 2 क्या आएगा 0.7, मतलब यहाँ पे 0.7 I max इस पॉइंट। तो यहाँ पे देखो दो कट पॉइंट मिला, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर दो कट पॉइंट को अगर हम लोग दो नाम दे देते हैं, एक को दे दो यहाँ पे ओमेगा 1, इसको दे दिया ओमेगा 2, ठीक है। मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब शार्पनेस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कितना शार्प है, ठीक है। और ये वाला जो चेंज आया इसमें इन बिटवीन, इसका नाम दे दिया हमने डेल्टा ओमेगा। तो ये अगर डेल्टा ओमेगा है तो ये भी डेल्टा ओमेगा होगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का ये वाला जो पोर्शन आएगा ये क्या होगा, 2 डेल्टा ओमेगा। एंड 2 डेल्टा ओमेगा का एक और नाम भी है, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ, ठीक है। क्लियर हो गया। The 2 delta omega is called the bandwidth of that circuit, resonating with tuning circuit, ठीक है। क्लियर हो गया। शार्पनेस कैलकुलेट करेंगे, the current amplitude is 1 by root 2 times the maximum value, ठीक है। सो क्या आएगा, current amplitude is 1 by root 2 times maximum value at the value power is dissipated by the circuit becomes half। अगर 1 by root 2 टाइम्स से पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसमें जो पावर रहेगा यहाँ पे इसका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हाफ ले लेते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो आई मैक्स इक्वल टू हाफ पावर। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, आई मैक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाई रूट 2 का क्या हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। इसलिए हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो देखो यहां पे क्या निकला था, डेल्टा डब्ल्यू, 2 डेल्टा डब्ल्यू मीन्स ये 2 डेल्टा डब्ल्यू ये क्या आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है ना। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 डेल्टा डब्ल्यू, 2 डेल्टा ओमेगा, सॉरी नॉट डब्ल्यू इज ओमेगा, sorry, the delta omega, the bandwidth, the 2 delta omega is the bandwidth. So omega 1 that is equal to omega naught plus delta omega, omega naught plus delta omega, and omega 2 is equal to omega naught minus delta omega. ये था omega naught plus delta omega, omega naught
माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब देखो तो शार्पनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये देखो बैंडविड्थ अगर जितना छोटा हो जाएगा, बैंडविड्थ जितना छोटा हो जाएगा ये उतना ही शार्प बनता जाएगा। ठीक है, मतलब बैंडविड्थ को जितना छोटा होगा वो सर्किट क्या होगा उतना ही शार्प आएगा। अब हमको एक कैलकुलेट करना है एक कितना शार्प होगा कितना शार्प नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या मिला था हम लोगों को, इस पॉइंट पे चले आते हैं। तो आई एम क्या था, यहां से हम लोग कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे। आई एम इक्वल टू वी एम ओवर रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी। मतलब कितना शार्प, मतलब एक ट्यूनिंग सर्किट कितना परफेक्ट ट्यून करता है एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो निकल गया यहाँ पे बैंडविड्थ, और एक फैक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी इस पोर्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो आई एम बाय, अगर इसका हम लोग मैक्स लेंगे, इसका अगर हम लोग मैक्स लेंगे तो क्या आएगा, आई एम बाय रूट टू, तो ये वाला आ जाएगा। आई मैक्स बाय रूट टू, ये वाला आई आर एम एस, मतलब हाफ पावर जो फ्रीक्वेंसी के लिए था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एम, सो आई एम इक्वल टू क्या होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, सो V बाय वी एम बाई आर रूट टू मैक्स वैल्यू सर। ठीक है ना, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया। अब क्या करते हैं देखो, सो यहां पे तो पूरा कैलकुलेट करना है। इस पोर्शन को इरेज कर दो और कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। देखो सो ऊपर Vm नीचे ऊपर पे Vm है, तो Vm Vm दोनों काट दो, ये इक्वल टू है, तो क्या बनेगा, सो इसको ऊपर भेज दिया, सो बना आर रूट टू, और यहां पे रहेगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर लिख लिया, ओमेगा एल माइनस वन ओवर ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओनली आर स्क्वायर, सो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इक्वल टू आर। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये वाला चेंज हुआ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम दे देते हैं ओमेगा वन। ये अगर ओमेगा वन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ओमेगा वन दे दिया, यहाँ पे ओमेगा वन, यहाँ पे ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, यहां पर भी ओमेगा वन, यहां पर भी ओमेगा वन। नाउ सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ओमेगा वन दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा नॉट, फिर से याद करो ओमेगा नॉट क्या था, दैट्स अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा टाइम्स एल, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा टाइम्स सी दैट इज इक्वल टू आर। अगर इस पोर्शन में अगर यहां से देखो, अगर हम लोग ओमेगा नॉट एल मतलब ओमेगा नॉट को कॉमन ले लेंगे इन पोर्शन से, इस पोर्शन से, तो क्या आएगा, वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस, नीचे से भी ले लेते हैं, ओमेगा नॉट सी वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू आर। तो इस वाले पोर्शन से चेक करते हैं हम लोग, सो अब देखो ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या था, वन ओवर रूट ओवर एल सी।
सो ओमेगा नॉट क्या आएगा, LC, ओमेगा नॉट स्क्वायर LC। ठीक है अभी। सो अगर यहां पे अगर ऊपर एक ओमेगा नॉट दे देंगे, नीचे ओमेगा नॉट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा, ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, और यहां पे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर LC, CC कट जाएगा, L रहेगा, L ऊपर चला जाएगा, सो ओमेगा नॉट L बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इक्वल टू R। अब इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं। सो ओमेगा नॉट L, ये तो जैसा है वैसा रहने दो इसको, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L, यहां पे क्या आएगा, ये भी नीचे था, ये भी ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट होल टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू R। अब अगर इसको हम लोग अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, देखा, ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो सिंपली एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इक्वल टू R। ये वाले से ये वाले क्यों आ गए, क्योंकि वी नो दैट इज डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इस 1 से बहुत ही छोटा है, तो इसको हमने माइनस कर दिया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इज मच मच लेस देन 1। सो क्या आएगा, देखो यहाँ पे, सो ओमेगा नॉट L को कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इक्वल टू R। 1 1 कट दिया तो क्या बचा, ओमेगा नॉट L 2 डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इक्वल टू R। सो ओमेगा नॉट कट गया, so 2 delta omega that is equal to R over L। अगर डेल्टा ओमेगा को अगर यहां पे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2RL। ठीक है, ये वाला आ गया। अब हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय, तो शार्पनेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आता है शार्प, कितना शार्प होगा, मतलब कितना शार्प होगा। ठीक है, मतलब ये वाला देखो उतना ही शार्प हो गया, कितना शार्प होगा वो डिपेंड करेगा ओमेगा नॉट ओवर बैंडविड्थ, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर बैंडविड्थ। तो शार्पनेस किसको डिपेंड करता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर बैंडविड्थ, याद रखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर बैंडविड्थ। ठीक है, सो दैट इज ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, सो ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट लिख दिया, सो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा मींस R बाय ट्वाइस L, 2 2 कट गया, सो ओमेगा नॉट L ओवर R। सो ओमेगा नॉट L ओवर R, इसका एक नाम भी है, इसका एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी। तो इसका नाम क्या होगा, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द सर्किट, कितना अच्छा क्वालिटी का सर्किट है, मतलब कितना अच्छा वो ट्यून फ्रीक्वेंसी में, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ जा सकता है।
मतलब बैंडविड्थ उतना छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे द Q is the quality of the circuit, the tuning circuit, that is equal to omega naught L over R। ठीक है, तो R जितना छोटा होगा Q उतना ही बेटर रहेगा, और L जितना बड़ा होगा Q उतना बेटर रहेगा। So this is called the Q of the circuit or quality factor. The Q is called quality factor। ठीक है, क्लियर हो गया? So you see that the twice delta omega, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो क्या आएगा? So resonant frequency over twice delta omega equal to Q of the circuit or quality of the circuit। So अगर हम लोग यहाँ पे बैंडविड्थ देखेंगे, मतलब ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर क्यू क्वालिटी। ठीक है, मतलब बैंडविड्थ जितना छोटा होगा क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा, अब बैंडविड्थ जितना बड़ा होगा क्वालिटी उतना ही खराब होगा। अब बैंडविड्थ एंड क्वालिटी आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो क्या मिला हम लोगों को? सो ओमेगा स्क्वायर मतलब मींस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहां पे देखो, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या था? 1 ओवर एल, नॉट स्क्वायर 1 ओवर एल सी स्क्वायर दे दिया। तो ठीक है, अगर हम लोग सी को लेके करेंगे तो क्यू क्या आएगा? तो सिमिलरली क्यू इक्वल टू, अगर सी यहां पे तो आर था, अगर सी तो क्या आएगा? 1 ओवर ओमेगा नॉट सी आर, ये भी क्वालिटी है फॉर सी आर सर्किट, और ये है एल आर सर्किट के। देखो, एक सी आर के ऊपर डिपेंड करके बनता है, एक एल आर के ऊपर डिपेंड करके बनता है। मतलब ये वाला जो कर्व बना, इस कर्व का मतलब ये रेजोनिक कर्व का ये पोर्शन बना है ड्यू टू सी, और नीचे की तरफ बना है ड्यू टू एल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे फाई और फेस का जो वैल्यू आएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इन बिटवीन यहां पे फेस का वैल्यू क्या आएगा? फाई का जो वैल्यू होता है वो यहां पे 0 होगा, और यहां पे फाई का वैल्यू लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा आएगा। ठीक है, और यहां पे फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0। लीड लैग सर्किट। ठीक है, पीछे लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया अभी? ये लीड लैग सर्किट, यहाँ पे फेस क्या होगा? ये आर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब क्वालिटी एक सीआर के ऊपर भी होगा, क्वालिटी अब एल के ऊपर में भी आएगा। ठीक है, इफ द रेजोनेंस इज लेस शार्प, नॉट ओनली द मैक्सिमम करंट इज लेस, द सर्किट इज क्लोज टू द रेजोनेंट फॉर ए लार्जर रेंज ऑफ डेल्टा ओमेगा frequency, and the tuning of the circuit will not be good। अगर ये जितना बड़ा होगा शार्पनेस उतना ही कम होगा, मतलब ट्यून करने की मतलब 98.3 पे पहुंचने की उतना अच्छा नहीं होगा, नॉइज आ जाएगा। और नॉइज को कैंसलेशन करने के लिए हम लोगों को बैंडविड्थ को बहुत छोटा करना होगा, मतलब क्वालिटी को अच्छा करना है। ठीक है अभी? So the tuning of the circuit will not be good for less sharp of the resonance, and less is the selectivity of the circuit or vice versa। We see that the quality factor is large, so R is low and L is large। तो R को क्या करना होगा? R is low and L is large for good quality, और C को भी लो ही रहना पड़ेगा। C लो तो Q भी लार्ज होगा। पर सर्किट इज मोर सिलेक्टिव, मतलब कौन से सर्किट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा आर एल सी, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कितने पास हम लोग जा सकते हैं, कौन सा सर्किट अच्छा होगा, बस सिलेक्टिव सर्किट। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे
power in an AC circuit. सो पावर क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक ही फॉर्मूला है पावर का. सो V इक्वल टू सिंपल V एम साइन ओमेगा टी. अब I इक्वल टू क्या आएगा, I एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एक फेज एंगल आ गया यहाँ पे, ठीक है. और मैक्सिमम करंट क्या निकला था, तो आई एम मैक्स दैट इज वी एम ओवर आर, क्योंकि एक्सी माइनस एक्सएल तो जीरो के भाग जाएगा. और फाइव फेज एंगल क्या था, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल ओवर आर पिछले लेक्चर में, दैट इज जेड एक्सी माइनस एक्सएल, ये था आर, ये था एंगल फाइव फेज एंगल. अगर जेड का प्लॉट करेंगे, जेड का अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल प्लॉट करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ अगर प्लॉट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम से प्रूफ. तो वो जेड को अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, मतलब वो जेड का जो इक्वेशन था वो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करता था, सेटिस्फाई करता था, तो इसलिए हम लोग ये पुट किया था. तो फाइव निकल गया यहाँ पे. सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज पावर, पावर इक्वल टू होता है V टाइम्स I. सो पावर इक्वल टू V टाइम्स I. सो V क्या है अभी, V एम साइन ओमेगा टी, और I क्या है, I एम साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल फाइव. तो क्या आएगा, V एम आई एम साइन ओमेगा टी, और यहां पे रह जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. नीचे टू दे दिया, यहां पे भी टू दे दिया, ठीक है. अब देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सो वी एम आई एम, इसको भी दे दिया रूट टू, इसको भी दे दिया रूट टू. सो कॉस क्या आएगा, कॉस फाइव, इसको आगे इसको पीछे लिख दो, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी. ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रीटमेंट अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, कॉस फाइव माइनस कॉस, देख लेते हैं, टू ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा. अगर इसको अगर हम लोग फुल साइकिल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ये भाग जाएगा. तो ये क्या रहेगा, ये रह जाएगा भी, और ये रह जाएगा आई, और ये रह जाएगा cos फाइव. V इक्वल टू क्या होता है, अब LCR सर्किट, सो V इक्वल टू आई जेड, सो ये आई cos फाइव, ये निकल गया पावर, ठीक है. V इक्वल टू आई जेड, जेड क्या था, इम्पीडेंस एज बिहेव एज ए रेजिस्टेंस, और ओम्स लॉ भी, और ये रेजिस्टेंस का एक यूनिट होता है ओम, इम्पीडेंस का भी यूनिट क्या होता है ओम्स, और रेजिस्टेंस का भी यूनिट होता है ओम्स. तो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस इज बिहेव एज ए रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है. सो पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो द एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड नॉट ओनली द वोल्टेज एंड करंट. सो वोल्टेज और करंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या फैक्टर है, फेज एंगल फाइव, ये फाइव के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है. सो एंड द क्वांटिटी cos फाइव, अब ये जो cos फाइव आया ना, इस cos फाइव का एक नाम भी है, इसको पावर फैक्टर. तो cos फाइव का हम लोग क्या बोलेंगे, द पावर फैक्टर. पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाइव.
ठीक है, तो हम लोग अब 4 केस देखेंगे। 4 केस। केस नंबर 1 बहुत इजी है। केस नंबर 1 क्या है? इस रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट मींस जिसमें से रेजिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है। इन सर्किट द कंटेंट ओनली प्योर आर, जिसमें जस्ट आर रहेगा, इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट। क्या होगा पहला केस में? रेजिस्टिव सर्किट, शॉर्ट फॉर्म सीकेटी दे दिया। तो इसमें क्या रहेगा? ओनली आर, एक प्योर आर रहेगा। एंड cos फाई का वैल्यू क्या होगा? cos फाई 0 एंड cos फाई 1। तो cos फाई 0 हो सकता है, cos फाई 1 हो सकता है, ठीक है। तो पावर का वैल्यू क्या आएगा? इन दैट केस cos फाई 0 और cos फाई 1, देयर इज अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। इन दैट केस cos फाई क्या हो सकता है? 0 cos फाई 1, but in that case there is a maximum power dissipation। तो क्या होगा? मैक्स पावर फ्लो होगा, मैक्स पावर। केस 2, केस 2 में क्या आएगा? इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो क्या आएगा इंडक्टिव और कैपेसिटिव में? इन सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर, एक इंडक्टर रह सकता है और एक कैपेसिटर भी रह सकता है। इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर रहेगा, कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर रहेगा। सर्किट सो द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2। हम लोग क्या था? फेज डिफरेंस इन वोल्टेज और करंट के साथ क्या रखा? इंडक्टिव और कैपेसिटिव में π/2। कोई लीड कर रहा था, कोई लैग कर रहा था, मतलब फेज डिफरेंस क्या था? सो फेज डिफरेंस, फेज डिफ of voltage and current is π/2, either lead or lag। so cos phi 0, तो cos phi 0 means कोई पावर नहीं लगेगा। अगर पावर नहीं रहे लेकिन सर्किट में करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट मींस सर्किट में करंट फ्लो होगा। यहां पे क्या टर्म निकला? वाटलेस करंट मींस क्या है? सर्किट में करंट फ्लो होगा लेकिन पावर 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटलेस। क्योंकि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट, इसलिए बोलते हैं हम लोग उसको वाटलेस करंट। नेक्स्ट केस नंबर 3, इन एलसीआर सीरीज सर्किट और इन एलसीआर सर्किट द पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाय फाई के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब केस 3 एलसीआर सर्किट में क्या होगा? एक पावर डिपेंड करता है फाई के ऊपर। तो देखो यहां पर एक फाई आ गया, पावर फैक्टर फाई, फाई के ऊपर डिपेंड करता है। सो फाई दैट इज इक्वल टू क्या होता है? फाई फाई फाई, हाँ, tan इनवर्स XC माइनस XL ओवर R, दैट इज फाई, ठीक है। एंड सो फाई इज नॉन जीरो, सो RL RC एंड RCL सर्किट इज अ नॉन जीरो फाई, ठीक है। इनमें से नॉन जीरो फाई by may be non-zero in RL, RCN, RCL or LCR circuit. Even such case the power is dissipated by only resistor। तो इन सर्किट में क्या होगा? पावर ओनली R से फ्लो करता है। क्यों देखा जाए हम लोग, देखो VM ओवर R, यहाँ पे XC और XL नहीं है, तो कहां से पावर फ्लो होगा? और करंट कहां से फ्लो होता है? ये R में से फ्लो हो जाता है। केस 4, केस 4 क्या है? आखिरी केस, द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अगर रेजोनेंस में क्या होगा? यहां पे क्या देंगे? तो पावर कहां से फ्लो करता है? आर से। तो पावर कहां से फ्लो करता है इस वाले में? आर से। अब एलसीआर सर्किट है एट रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? एट रेजोनेंस XC इक्वल टू XL, XC इक्वल टू XL मतलब XC माइनस XL इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला इधर आ गया, साइन चेंज हो गया।
सो फाई का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे अगर एक सी एक्सएल जीरो हो जाए, जीरो समथिंग आर, तो फाई का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो जीरो आ गया, इसका वैल्यू जीरो, तो जीरो आ जाएगा। सो कॉस फाई क्या होगा? फाई जीरो, तो यहां पे जीरो, तो इस वाले फाइव पे देखो, फाइव पे अगर जीरो पुट कर देंगे, कॉस जीरो मीन्स वन, तो पावर क्या होगा? आई स्क्वायर जेड। यहां पे पावर क्या आएगा? आई स्क्वायर जेड, क्योंकि कॉस फाइव, फाइव इक्वल टू जीरो, फाइव इक्वल टू जीरो, तो जीरो, पावर क्या होगा? आई स्क्वायर जेड। So the maximum power is dissipated in the circuit through R at resonance. तो मैक्सिमम पावर कब फ्लो होगा? रेजोनेंस पे, और ये वाला वैल्यू क्या आएगा? और जेड से फ्लो होगा। जेड तो यहाँ पे है क्या? जस्ट ओनली आर। ठीक है, सर्किट थ्रू आर से मैक्सिमम पावर फ्लो हो जाएगा एट रेजोनेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वो डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। और अच्छी तरह से नोट बना लेना, और ये जो लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रेड बटन जो है उसको प्रेस कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।